तो बच्चों केमिस्ट्री इस बार 2020 जे एडवांस से बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछा है और उसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी हम डिस्कस कर लेते हैं और वाकई में आपको फील होगा कि सही में केमिस्ट्री बहुत ही इजी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है जे एडवांस पेपर 1 है ये करा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोलिसिस, मतलब ओनली सुपर ऑक्साइड ओनली सुपर ऑक्साइड्स अगर वाटर में अगर डालते हैं बच्चों तो क्वेश्चन में ओनली सुपर ऑक्साइड में क्या दिया हुआ है KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड एंड ये क्या प्रोड्यूस करेगा KOH प्लस H2O2 एंड फाइनली ये क्या लिबरेट किया ऑक्सीजन गैस एंड सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा आपका B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी पेरोक्साइड को अगर आप वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है बच्चों NaOH एंड H2O2, यानी इसमें कोई चांस नहीं है आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने का। लास्ट ऑप्शन में भी वही है, मतलब फाइनली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 3 जो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ कलरलेस aqueous solution contain nitrates of two metal X and Y when it was added to an aqueous solution of sodium chloride. A white precipitate was formed. This precipitate was found to be partly soluble in hot water. यानी पूरे पूरे इनऑर्गेनिक में आपको एक सिलेबस से पढ़ना है PbCl2 जो कि हॉट वाटर में क्या होता है सॉल्युबल होता है एंड कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। पूरी लाइन अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लू मिलते जाएगा। टू गिव अ रेसिड्यू P एंड अ सॉल्यूशन Q, मतलब एक रेसिड्यू मिल रहा है और एक डिसॉल्व हो जा रहा है। कह रहा है कि जो रेसिड्यू जो बच गया है वो एक्वस अमोनिया एंड एक्सेस सोडियम थायोसल्फेट में वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब सॉल्युबल होता है। और कह रहा है कि जो डिसॉल्व हो गया था वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में येलो प्रेसिपिटेट दिया, तो कह रहा है कि जो मेटल है X एंड Y वो कौन सा होगा। क्वेश्चन पढ़ने से ही ये फील हो गया कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग रिएक्शन से अभी तुरंत देख लेते हैं कि किस तरीके से आपने फर्स्ट सोचा है ना। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दो नाइट्रेट है, तो वो दो नाइट्रेट कौन कौन से हैं, सिल्वर एंड लेड की नाइट्रेट है। अगर इन दोनों में अगर हम NaCl अगर डाल दें बच्चों तो क्या बन जाता है AgCl एंड PbCl2। ये बोथ आर व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये बोथ आर व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब इन दोनों के सॉल्यूशन में जैसे ही हम हॉट वाटर अगर डालते हैं तो इसमें AgCl जो है ये रेसिड्यू में चला जाता है और PbCl2 जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, dissolved in hot water। नेक्स्ट कह रहा है कि जो भी रेसिड्यू है उसको P कह रहा है, इसको P कह रहा है और इसको Q कह रहा है बच्चों। तो कह रहा है कि जो P है यानी AgCl जो है वो एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है बच्चों, और ये क्या बन गया एंड सेकेंड इज Na2H2O3, ये भी क्या बना लिया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। है ना। और ये कह रहा है कि जो लीड जो है लीड PbCl2 जो बना है
पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करता है तो PbI2 मिला, जिसका कलर क्या है, येलो प्रेसिपिटेट। और ये दोनों जो है सॉल्युबल क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये दोनों प्रेसिपिटेट नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई फाइनली इसका आंसर जो होगा वो मेटल कौन कौन सा हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, और एक जगह बच्चों क्या हो जाएगा आपका, लेड हो जाएगा। यानी अगर रिएक्शंस अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस अगर किए हैं तो क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको ओवरऑल आइडियाज मिल जाएगा इसका कौन सा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इनऑर्गेनिक में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यह क्वेश्चन है, कह कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि FeCl4 माइनस चार्ज है, वीक फील्ड लिगेंड है, 3d5 का केस है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। इसका मतलब है कि पहला जो स्टेटमेंट है इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड जो ऑप्शन है कह रहा है कि COEn NH3 का होल ट्वाइस Cl2, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये क्वेश्चन में 2 लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। इसका एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर का संख्या कितना होता है, 3 होता है। जैसे ये कौन सा टाइप हो जाएगा बच्चों, अगर जनरल टाइप में अगर लिखना चाहते हैं तो MAA B2C2। अब इसका आप लिखना चाहेंगे तो तुरंत आप लिख के समझ सकते हैं कि Q3 मैंने बोला, कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। पर ऐसे लिखिए, B और B को एक बार 180 डिग्री पर लिखिए, एंड फिर C और C को 180 डिग्री पर लिखिए। यानी इस कॉम्प्लेक्स को आप 3 मेथड से लिख सकते हैं, एंड सो इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज व्हाट, 3। इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका फाइनली गलत हो जाएगा। इसका जो सी ऑप्शन है बच्चों, कह रहा है कि FeCl4 यानी इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें तो +3 हो जाएगा बच्चों। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम सोचना चाहेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, है ना। और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2 sp3 एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन में लिख रहा है FeCl4 minus has higher spin only magnetic moment than this complex। इसका मतलब है कि सी स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बट डी जो इसका ऑप्शन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है कोबाल्ट में, इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या लिखा है, D2sp3। और इस क्वेश्चंस में क्या लिखा है, sp3d2। मतलब लास्ट वाला भी जो है आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। मतलब फाइनली इसका जो आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 10 का फाइनल आंसर ए एंड सी, इट्स क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 अगर देखना चाहते हैं तो कह रहा है ना कि हाइपोक्लोराइट आयन ClO माइनस ClO3 माइनस ClO4 माइनस, कह रहा है कि हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। इन तीनों का अगर आप एसिड अगर बनाते हैं बच्चों, HOCl HClO3 HClO4, इनका एसिड में बेटा नीचे आने पर क्या बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है आपको, और इसका कॉन्जुगेट बेस बना करके क्या देखना होता है, स्टेबिलिटी देखना होता है।
मतलब अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग अगर है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऊपर जाने पे फिर क्या बढ़ेगा, इसमें कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस ऊपर जाने पे क्या होगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, ट्रू है। सेकंड में कह रहा है कि द शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन, देखो यहां पर 3 लोन पेयर है और वैसे में क्या है कि 2 एटम्स में तो हाइब्रिडाइजेशन जनरली कोई बोलता भी नहीं है, और इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर बोलना कोई अगर चाहेगा तो बोल सकता है, और 3 लोन पेयर के लिए कोई अलग से शेप नहीं डिफाइन हुआ है। इसका मतलब है कि शेप इसका टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे अगर कोई बोलना चाहता है तो, यानी ये लोन पेयर से इसके मतलब स्ट्रक्चर और शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा क्योंकि sp3 में अगर एक लोन पेयर अगर होता है तो उसका शेप पिरामिडल बताया जाता है, और यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं बच्चों, इसलिए sp3 होगा, स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम होगा। यानी सबसे ज्यादा प्रभावित जो होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब है कि बी स्टेटमेंट भी इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाइपोक्लोराइट एंड क्लोरेट आयन डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव राइज टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस। अब आप देखिए सी ऑप्शन क्यों गलत है, इसका सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ClO माइनस को अगर ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो Cl माइनस प्लस Cl माइनस बन जाएगा, प्लस आपका बन जाएगा ClO3 माइनस। बट ClO3 माइनस अगर डिस्प्रोपोर्शनेट अगर होता है तो ClO4 माइनस प्लस ClO4 माइनस प्लस ClO2 हम लोग लिख लेते हैं ना, बोथ आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चेक कर सकते हैं आप, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ -1 है, 6+5 हो जाता है। एक ही सबस्टेंस रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है। यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो रिड्यूस हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो वैसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और इसमें तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि इसमें आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस होगा, प्रोडक्ट में कोई आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस नहीं है, एंड सो सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में क्या है कि ये इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर इन तीनों में सबसे क्या है, ज्यादा है। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड देयरफॉर क्या होगा कि जो सल्फाइड आयन जो है इसमें अगर हम ClO माइनस अगर डाल देते हैं तो ये प्रोडक्ट में क्या बना देता है, सल्फेट आयन, और प्लस क्या बन जाएगा दोस्त, Cl2 आपका फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब आपका डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी 11 का आंसर जो हो जाएगा आपका पहला सही है, दूसरा सही है, सी गलत है, एंड डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सी छोड़ करके 3 ऑप्शन 11 का करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, ओके, मतलब इनऑर्गेनिक का पेपर फर्स्ट में जे एडवांस 2020 में ओनली 4 क्वेश्चन पूछा गया है पेपर फर्स्ट में। अब हम सेकेंड पेपर में देखते हैं कि इनऑर्गेनिक का कितना क्वेश्चन है, उसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। ओके बच्चों, चलिए नाउ स्टार्ट पेपर 2 जे एडवांस का क्वेश्चन जो है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका इनऑर्गेनिक का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है 4 एटम्स के लिए गिवन है, N
n+1, n+2 एंड n+3, जहां n क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर है। वैसे सारे के सारे जो है वो एटॉमिक नंबर है, 4 एटॉमिक नंबर है बेटा 4 एटम्स के लिए। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि एक कंडीशन दे दिया है जिससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। n का वैल्यू बोल दिया कि लेस देन 10 है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा गिवन है बच्चों। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा गिवन है, n, n+1, n+2 एंड n+3 का डाटा जो है वो आपको दिया हुआ है ना। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि देखना होगा कि सडन जंप कहां पर हो रहा है, बिगेस्ट जंप कहां पर हो रहा है, फर्स्ट एटम में हो रहा है कि सेकंड एटम में हो रहा है कि थर्ड एटम में हो रहा है कि फोर्थ एटम में हो रहा है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो फोर्थ एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है बेटा n+3 है, आप देखेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1451 है, एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी अचानक जो हो गया वो 7733 हो गया, यानी 7733 हो गया आपका। इसका मतलब है कि ये डाटा ये आपको सिखा रहा है बच्चों कि थर्ड और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, वेरी हाई। और ऐसा जैसे ही मिलता है बच्चों, इसका मतलब है कि जरूर वो एटम जो होगा ग्रुप नंबर सेकंड ए होगा, इसका मतलब सेकंड हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताते हैं, सेकंड बताते हैं। इसका मतलब है कि सेकंड ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आगे की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी 3 में से आपको चुन लेना है। अब देखो यहाँ पर n+3 इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों। अब n+3 का वैल्यू अगर बेरिलियम के एटॉमिक नंबर के बराबर अगर करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1 मतलब हाइड्रोजन में फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉसिबल ही नहीं बेटा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें, है ना। इसलिए बेरिलियम बोलना आपके लिए ठीक बात नहीं है, बेरिलियम नहीं हुआ। कैल्शियम अगर आप बोलते हैं तो n+3 कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, n का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 से ज्यादा आ जाएगा। जबकि क्वेश्चंस में कंडीशन क्या डाला है कि n जो है मस्ट बी लेस देन 10। इसका मतलब है कि n+3 का वैल्यू जरूर मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कितना होता है 12, मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यही पूछा गया। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें इनऑर्गेनिक के, ये पेपर 2 है एडवांस का, एक मेटलर्जी से क्वेश्चन पूछा है। ये एडवांस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मेटलर्जी का क्वेश्चन है बच्चों। ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है। which among the following statements are true for the extraction of aluminium from bauxite? Hydrated Al2O3 precipitate when CO2 is bubbled through a solution of sodium aluminate। यानी सोडियम एल्यूमिनेट में कह रहा है कि CO2 डालते हैं तो Al2O3 का हाइड्रेटेड बनता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बियर्स प्रोसेस एनसीईआरटी में अगर आप पढ़िएगा तो ये आपको हूबहू यही लाइन लिख करके रिएक्शंस लिखा गया है। मतलब ये फैक्चुअल है, एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है। मतलब पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। बी पढ़िए, मैंने बताया था कि आपको एल्युमिनियम के मेटलर्जी में क्रायोलाइट एंड फ्लोरेस्पार इसलिए डालते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट को क्या करना, घटाना, और कंडक्टिविटी को बढ़ाना। तो इसमें कह रहा है कि क्रायोलाइट इसलिए डालते हैं क्योंकि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट को कम करना होता है। तो ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी में कह रहा है कि CO2 इवॉल्व एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि एल्युमिनियम
जब हम फाइनल बनाते हैं ना तो ये एक आयरन का पॉट होता है ना, और उसमें कार्बन लाइनिंग जो होता है ना, जो कि कैथोड पर होता है, वही जो कैथोड जो कार्बन जो होता है ना, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन जब उसमें मैकेनिज्म करते हैं तो ऑक्सीजन जो लिबरेट करता है एनोड पर ही, वही ऑक्सीजन कार्बन के साथ भी रिएक्शंस करके क्या कर लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी एनोड में बना लेता है। इसका मतलब ये है बच्चों, इसी भी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और डी तो मैंने अभी बोल ही दिया, यानी 9th का चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। और सबसे खुशी का बात क्या है कि ये चारों लाइन आपके एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों। इसलिए बार बार बोला जाता है कि एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक है, उसको पढ़िए। नोट्स तो पढ़ना होता ही है, क्योंकि एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं रहते हैं, और वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है। तो वैसे बहुत कम क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिलता है ना, तो इसलिए एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट ईयर जो लोग भी प्रिपरेशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। पहला है SnCl2 .2s2 में Sn+2 चार्ज होता है। ये कहां आना चाहता है, Sn+4 में मोर स्टेबल। इसका मतलब है कि दिस आयन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि SnO2 जो है ये KOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो आप क्या लिखेंगे, KSnO3 पोटासियम स्टैनेट, या इसी को लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में K2SnOH का होल 6। दोनों इस टाइम में ये भी सही हो जाएगा आपका। कह रहा है कि PbCl2, सी गलत इसलिए हो गया बेटा क्योंकि PbCl2 जो होता है ना डाइल्यूट HCl में पहला नंबर पे ये रिएक्शंस नहीं करता है, और यदि अगर कॉम्प HCl अगर होगा तो टूटेगा नहीं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है 4। इसके बाद इसका जो डी ऑप्शन हो गया 11 का जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो कह रहा है कि Pb3, डी ऑप्शन यहाँ डिस्कस कर देते हैं। डी ऑप्शन भी गलत है, Pb3O4। तो अगर कह रहा है ना कि डाइल्यूट HNO3 में अगर हम डालते हैं ये रिएक्शंस रेडॉक्स होगा, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाता है बच्चों, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में क्या बनता है, PbO2 प्लस लेड के नाइट्रेट और प्लस क्या बनता है H2, है ना। अगर यही यहाँ पर अगर डाइल्यूट HCl अगर होता तब वो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता, बट डाइल्यूट HNO3 में या डाइल्यूट H2SO4 में ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। और क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रिएक्शन ऑफ Pb3O4 with hot dilute nitric acid to give PbO2 is a redox reaction, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आपके पेपर 2 एडवांस जे एडवांस में ओनली 3 क्वेश्चन है, मतलब टोटल जो इनऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन जो हुआ एडवांस में, टोटल जो क्वेश्चन है जेई एडवांस में 2020 में आपका 4 उधर मिला और 3 इधर, यानी टोटल 7 क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक से पूछा गया है ना। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों इनऑर्गेनिक में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन हैं। व्हेन अ चार्ज्ड कॉम्ब इज ब्रॉट नियर देयर फॉलोइंग स्ट्रीम, हाउ मेनी ऑफ देम शो डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर। मतलब डिफ्लेक्शन उसी में होगा जो स्पेसीज क्या होगा बच्चों, पोलर होगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा इसमें एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, O2 HF
H2 NH3 H2O2 CCl4 CHCl3 C6H6 C6H5Cl, यानी डिफ्लेक्शन उसी में होगा बच्चों जिस स्पेसिस का नेचर क्या हो, पोलर हो। तो इसमें हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इसमें देख लिया जाए O2 क्या है बच्चों, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, मतलब ये कैसा स्पेसीज हो गया, Np का मतलब नॉन पोलर हो गया बच्चों। इसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ होगा, इसका मतलब P स्टैंड्स फॉर पोलर, जहां P लिखेंगे बच्चों उसको पोलर समझना है। H2O में क्या है कि डाइपोल मोमेंट जो है बच्चों नॉट जीरो, इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो, इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, इसका डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो, इट्स डाइपोल मोमेंट इज जीरो, एंड लास्ट एग्जांपल का डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू नॉट जीरो। इसका मतलब है कि अगर किसी स्पेसीज का डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो होता है, मतलब उस स्पेसीज को क्या बोला गया, पोलर मॉलिक्यूल, है ना। और इफ डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या सेलेक्ट करना है बच्चों, कि जो भी पोलर होगा उसका डिफ्लेक्शन होगा, बात खत्म हो गया। अब बताइए कि कौन कौन पोलर हो गया, HF हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, H2O2 हो गया बच्चों। इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, मतलब ये नॉन पोलर हो जाएगा। ये भी आपका पोलर हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा, और ये भी नॉन पोलर हो जाएगा। इसका मतलब है कि CH क्लोरोफॉर्म हो गया एंड एक क्लोरोबेंजीन हो गया। टोटल मैंने कितना टिक लगाया, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब इस क्वेश्चंस का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ये 6 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्ट एनालिसिस का ये क्वेश्चन है बच्चों, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन प्रत्येक ईयर IIT JEE जो है वो मेंस में एडवांस में पूछते रहता है, लैंग्वेज सिर्फ डिफरेंट होता है बच्चों, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें लैंग्वेज लिखा गया है। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट वाज layered with an equal volume of amyl alcohol when it was shaken after the addition of 1 milliliter of 3% hydrogen peroxide. A blue alcohol layer was obtained. The blue color is due to the formation of chromium 4 compound X. What is the number of oxygen atoms bonded to chromium through only single bonds in a molecule of X? मतलब इस तरह का क्वेश्चंस पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस पूछा था, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट था बच्चों, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के प्रत्येक ईयर IIT पूछ लेता है। तो इसमें क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि पोटासियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, मीडियम जो है बच्चों एसिडिक मीडियम है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें क्या बन जाता है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड प्लस क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बन जाएगा इसमें, जो ये मेन प्रोडक्ट इसका जो बनता है, और प्लस H2 प्लस K2Cr2 K2SO4 बैलेंस करना चाहते हैं। तो अब ये जो CrO5 है जिसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तितली जैसा होता है। इसमें अगर हम अमाइल अल्कोहल डाल देते हैं, अमाइल अल्कोहल अगर डाल देते हैं बच्चों, तो इसमें इसका जो कलर होता है डार्क ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो कंपाउंड जो X जो बना, X का मतलब यही वो कंपाउंड है X, और इस X का बेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है,
बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, तितली जैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस, है ना। और यहां पर आपका टोटल जो सिंगल बॉन्ड से जो सिर्फ अटैच जो होगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा। क्या पूछा गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू क्रोमियम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला ही संख्या काउंट करना है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है, एंड दैट्स वाई कितना क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो 1 2 3 एंड 4, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा इंटीजर टाइप में बच्चों, ये 4 हो गया, है ना। एक और क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें m ग्राम ऑफ कंपाउंड x है, वो m ग्राम ऑफ कंपाउंड जो x है वो किसी भी फेज में हो सकता है, गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, है ना। टेकन इन अ कंटेनर इज लोडेड इन अ बैलेंस एज सोन इन फिगर फर्स्ट में दिखाया गया है, और कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पैन विथ द x इज आइदर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, फिगर 2 में कह रहा है ना, यानी और डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स फिगर 3 में, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड x आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी जो x जो कंपाउंड होगा वो जो भी यहां पर जो रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में, कि जो स्पेसीज का नेचर पैरामैग्नेटिक होता है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, बट जिस स्पेसीज का नेचर डायामैग्नेटिक होता है उसका रिपल्शन होता है ना, तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा, जो अट्रैक्ट होगा उसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस का जो बेस है कि बच्चे अगर ये आइडेंटिफाई कर ले इजिली कि कौन सा स्पेसीज पैरामैग्नेटिक है एंड कौन सा स्पेसीज डायामैग्नेटिक है, तो ये बहुत इजिली बच्चे फाइंड कर सकते हैं कि डायरेक्शंस अपवर्ड होगा, क्योंकि डायामैग्नेटिक होगा तो रिपल्शन होगा, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट तभी होगा बेटा, यानी डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन तब होगा जब नेचर क्या होगा, इसमें पैरामैग्नेटिक होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में आप जरा देख लीजिए कि कह रहा है कि इफ x इज H2O, ये ऑप्शन में कह रहा है कि अगर x H2O अगर है और H2O का नेचर क्या है दोस्त, डायामैग्नेटिक, डी का मतलब क्या हम सब आपको समझना है, पूरा ही लिख दे रहे हैं, डायामैग्नेटिक है, इसका मतलब है कि इसका जो डायरेक्शन जो होगा रिपल्शन होगा, और रिपल्शन अगर होगा तो वो ऊपर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट करेगा, यानी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। सेकंड जो ऑप्शन है कह रहा है कि K4 अगर X आपका क्या है, K4 पोटाशियम फेरोसाइनो कॉम्प्लेक्स है बेटा, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब इट्स नेचर इज व्हाट, डायामैग्नेटिक, इट्स नेचर इज व्हाट, डायामैग्नेटिक, मतलब इसका भी डायरेक्शंस क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। सी ऑप्शन अगर हम चेक करते अगर है तो कह रहा है कि इफ x इज O2, O2 का नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक, सभी बच्चे जानते हैं, और O2 का नेचर अगर पैरामैग्नेटिक अगर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आना चाहेगा, मतलब अट्रैक्ट होना चाहेगा, मतलब जो एक्स स्पेसीज है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, और ये कह रहा है कि एक्स पैरामैग्नेटिक है तो डिफ्लेक्शन जो होगा पैन का वो डाउनवर्ड होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस होगा, जो फिगर में फोटो में दिखा रहा है बेटा, ये जो डायरेक्शन जो दिया हुआ है वो नीचे की तरफ है, सेकंड फिगर में डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड से ये दूर जा रहा है, इसका मतलब है आपको समझना है कि ये रिपल्शन की वजह से दूर होना चाहता है, और ये तभी पॉसिबल है जब स्पेसीज का नेचर क्या हो, डायामैग्नेटिक। बट अगर टुवर्ड्स अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह आ रहा है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब स्पेसीज मस्ट बी पैरामैग्नेटिक।
तो ये डी ऑप्शन जो आपका होगा, डी जो ऑप्शन है वो X इज क्या है, ऑर्गेनिक बेंजीन है, मतलब इसका नेचर क्या है, डायामैग्नेटिक, इट्स नेचर इज व्हाट, डायामैग्नेटिक है, यानी पेन का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, लेकिन क्वेश्चन में लिख रहा है नीचे की तरफ है, डायरेक्शन कह रहा है कि नीचे की तरफ है लेकिन होना चाहिए ऊपर की तरफ, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन जो होता ऊपर की तरफ होता तो ये भी सही हो जाता दोस्त, बट इसमें चूंकि डाउनवर्ड दिया है इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि नेचर क्या है, डायमैग्नेटिक, एंड सो इट्स फाइनल आंसर इज व्हाट, इसका आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, ए सही है, बी सही है एंड डी, मतलब इट्स फाइनल आंसर इज ए, बी एंड सी। ओके बच्चों, थैंक यू।